हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र के अध्याय 4 को। लेखा शास्त्र के अध्याय 4 में दैनिक पंजी जनरल, जिसे हम राजनामचा भी कहते हैं और इसी को हम नकल बही भी कहते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय को पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है शब्दावली। शब्दावली के अंदर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को दिया गया है, इनको एक नज़र देख लेते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। तो देखो, यहाँ पे जो बिंदु पॉइंट दिया हुआ है, प्रारंभिक लेखी की पुस्तक। क्या होता है भाई प्रारंभिक लेखी की पुस्तक? वैसायिक सौदे या लेन देनों को सर्वप्रथम जिन पुस्तकों में लिखा जाता है जनरल या सहायक बहिया कहलाती है। सिंपल अगर सरल शब्दों में अगर इसे समझा जाए तो वैसायिक सौदे का मतलब होता है कि एक दुकानदार है। दुकानदार क्या होगा? एक व्यवसाय करने वाला होगा ना, तो इसी को वैसायिक सौदे से संबंधित हम ले लेते हैं। अब वो जितने भी लेन देन होता है उन्हें जिन पुस्तकों में लिख दिया जाएगा उसी को हम जनरल या सहायक भैया कहेंगे, है ना। इतना डीप से समझाने की जरूरत नहीं, आपको ये पढ़ने पर स्पष्ट पता चल रहा होगा, है ना। अगला देखो, प्रारंभिक लेखा। सौदा या लेन देन संपन्न होते ही जनरल या सहायक पुस्तकों में अभिलेख करना प्रारंभिक लेखा कहलाता है। जैसे ही हमारा सौदा संपन्न हो जाता है, जब हम किसी के साथ सौदा करने जाते हैं, जैसे कि कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो संपन्न हो जाता है, तो उनको सहायक पुस्तकों में अभिलेख करना प्रारंभिक लेखा कहलाता है। ये भी क्लियर हुआ। जनरल या पंजी। जनरल प्रारंभिक लेखे की वह पुस्तक है जिसमें सौदे या सौदों का लेखा तिथिवार क्रमानुसार संक्षिप्त विवरण सहित दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। ये भी स्पष्ट है। आप कहीं से सामान खरीदते हैं, कुछ पैसा देते हैं और कुछ को रोक देते हैं, तो आपके नाम से क्या बनाएगा? वो खाता बना देगा जिसमें तिथिवार रहेगा ना। आपने जो जो सामान लिया है उसको वो नोट करेगा, और जो जिसका मतलब जितना पैसा पटा रहे हो, ठीक है, उसको वो लिख देगा कितना पैसा आपने दिया, इतना बाकी है। तो इसमें दोनों पक्ष आ गए ना, नामे और जमा। जब आप दोगे पैसा तो वो जमा में लेगा, जमा का मतलब हो गया क्रेडिट की ओर जाएगा, है ना। और जैसे आपने वहाँ से सामान लिया, है ना, तो वो आपके पक्ष में क्या हो जाएगा? आप डेबिट कर रहे हैं वहाँ से, तो डेबिट के पक्ष में हो जाए। तो वो सारी चीज़ें डेट टू डेट लिखा जाता है। तो जो डेट टू डेट यहाँ पे लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? पंजी कहलाता है। समझ में आ गया? जनरल या वही पंजी है। अगला देखो, पंजीयन। पंजीयन क्या होता है? सौदों को जनरल में दर्ज करने की क्रिया पंजीयन कहलाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है ब्यौरा या संक्षिप्त विवरण। जनरल प्रविष्टि के नीचे सौदे का संक्षिप्त विवरण कोष्ठक में लिखा जाता है, जिसे ब्यौरा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आगे ले जाना। एक होता है आगे ले जाना होता है, एक होता है पीछे ले जाना। ये है क्या? इन दोनों टॉपिकों को एक साथ देख लेते हैं। पहले हम आगे ले जाना को जानते हैं। जनरल के प्रत्येक पृष्ठ के डेबिट तथा क्रेडिट कॉलम, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, की राशि योग करके उसे अगले पृष्ठ पर ले जाना आगे ले जाना कहलाता है। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया? जो क्रेडिट और डेबिट होता है उसके अगले पृष्ठ में अगर आप चले जाते हो तो वो क्या कहलाता है? आगे ले जाना। पीछे ले जाने का मतलब क्या होता है? जो डेबिट और क्रेडिट के जो कॉलम राशि है ना, योग करके पृष्ठ को पीछे, है ना, पीछे से लाया गया, तो उसी को क्या कहते हैं? पीछे लाया गया कहते हैं। आगे ले जाना एक पीछे से लाया गया, है ना। तो टोटलिंग करने के बाद उसको सीधा क्या करते हैं? अलग से आगे में लिखा जाता है, तो वो क्या कहलाता है? पीछे से लाया गया कहलाते हैं। चलो आगे देखो, खाता पृष्ठ संख्या। खाता पृष्ठ संख्या जनरल के प्रारूप का तीसरा कॉलम, जिसमें जनरल में दर्ज किए गए सौदे को खाता बही में जिस पृष्ठ पर खतौनी की गई उस पृष्ठ संख्या को लिखा जाता है। जैसे कि आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, समझो इसे। खाता पृष्ठ संख्या क्या होता है? जैसे कि आप अभी पुस्तक पढ़ रहे हैं और पुस्तक के जो पेज क्रमांक है वो 78 है, तो 78 पेज क्रमांक में जाकर आप रुकते हो, तो उसी पृष्ठ संख्या को क्या कहेगा? खाता पृष्ठ संख्या कहेगा। समझ में आ गया? इसका कहने का मतलब यही था। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये आ गया जीएसटी। जीएसटी एक प्रकार का कर होता है ना। अक्सर कपड़ा दुकान में जब आप कपड़ा लेने जाते हो तो जीएसटी लगा ही दिया जाता है, तो ये जीएसटी वही है ना। माल तथा सेवाओं पर जो कर लगता है ये क्या कहलाता है? जीएसटी। ठीक है, माल और सेवाओं पर कर लगने वाला
क्या कहलाता है? जीएसटी कहलाता है। अगला देखो सीजीएसटी। ये सीजीएसटी मतलब सीजी नहीं है, हमारा छत्तीसगढ़ का ये टैक्स नहीं है, ध्यान देना है ना। सीजीएसटी का मतलब छत्तीसगढ़ से टैक्स नहीं है, ये है केंद्रीय माल तथा सेवाओं पर जो कर लगता है। जैसे कि केंद्रीय, जैसे कि एक जगह प्रोडक्ट बन रहा है और हर एक राज्यों में भेजा जा रहा है, तो वो केंद्रीय माल कहलाता है, ध्यान देना है ना। केंद्रीय माल तथा सेवाओं पर कर ये कहलाता है। अब यहाँ पे आ गया, ये हो गया एसजीएसटी, ये राज्य माल तथा सेवाओं पर कर। जैसे कि हमारे राज्य में बन रहा है और हमारे राज्यों में वितरण हो रहा है, तो वहाँ पे जो कर लगता है वो कहलाता है एसजीएसटी कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अगला है यूजीएसटी, केंद्र शासित क्षेत्र माल तथा सेवाओं पर जो कर लगता है वो कहलाता है यूटीजीएसटी। देखो ये यूटीजीएसटी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ ना। केंद्र शासित क्षेत्र पर माल तथा सेवाओं पर कर की बात करें, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य है ना, महाराष्ट्र राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, बिहार राज्य है, आप लोगों ने सुना है। इसी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश भी होते हैं, ये छोटा होता है। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप के नाम सुने हैं ना, तो वो क्या है? वो केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप नाम सुने हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। दादर नागर हवेली अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा। दमन द्वीप का नाम भी आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा। पुदुचेरी का नाम भी अभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा। ये सब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन दिल्ली का नाम आप लोगों ने सुना है, दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली कोई राज्य नहीं है, दिल्ली क्या है? हमारे देश का कैपिटल है ना, तो मुख्यालय समझो उसे, या कैपिटल है, तो वो भी क्या है? एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है, उसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया है। इसी तरीके से चंडीगढ़ आप लोगों ने सुना होगा, चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वो हरियाणा का भी राजधानी है। देखो हरियाणा का भी राजधानी है और पंजाब की भी राजधानी है, दोनों की राजधानी है। चलो आगे देखो, ये समझ में आ गया, केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको बता दिया है ना। आगे देखते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या होता है? एकीकृत माल तथा सेवाओं पर जो कर लगता है वो कहलाता है आईजीएसटी। इसके बाद देखो इनपुट जीएसटी, चुकाया गया माल तथा सेवाओं पर जो कर लगता है। आउटपुट जीएसटी, संग्रह किया गया माल तथा सेवाओं पर जो कर लगता है। उसके बाद है सेटिंग ऑफ, चुकाए गए जीएसटी का संग्रह किए गए जीएसटी के विरुद्ध समायोजन। इसके बाद आते हैं 4.1 पर। 4.1 जो है, 1 मिनट है ना, 4.1 प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें। प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें देख लेते हैं। तो ये प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें के अंदर क्या कह रहा है इसको जान लेते हैं। देखो यहाँ पे टॉपिक जो लिखा हुआ है ये क्या है? दोहरा लेखा प्रणाली में व्यावसायिक लेन देनों का लेखांकन 3 चरणों में पूर्ण किया जाता है। कौन कौन से चरण है? पहला है लेखा, दूसरा है खाता बही और तीसरा है सारांश। अतः प्रारंभिक चरण में लेन देनों को लिखने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली हिसाब की बहिया ही प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें कही गई है या कही जाती है। आगे देखो, ये तो समझ में आ गया ना, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें सबसे शुरू टॉपिक में हमने पढ़ा था, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें। यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया है। प्रत्येक व्यवसाय में व्यवसाय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर हिसाब की पुस्तकें रखी जाती हैं। छोटे व्यवसायों में जहाँ प्रतिदिन लेन देनों की संख्या कम होती है, वहाँ केवल एक ही पुस्तक रखी जाती है, जिसे हम जनरल या रोजनामचा कहते हैं। यही हमारा पाठ का नाम है ना, जनरल या रोजनामचा या नकल बही, ये पाठ का नाम है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जनरल किसे कहा जाता है या रोजनामचा या नकल बही किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे एकदम सरल और सिंपल शब्दों में कह सकते हो, जहाँ प्रतिदिन लेन देनों की संख्या कम होती है, लेन देनों की संख्या जहाँ प्रतिदिन क्या होगा? कम होगा, वहाँ केवल एक पुस्तक रखी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं। क्लियर हुआ ये टॉपिक? और अलग अलग इसके और अर्थ है ना, जनरल और रोजनामचा का। आगे इसको और किस किस तरीके से परिभाषित किया गया आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बताया गया एकदम सरल और स्पष्ट भी यहाँ भी कर दिया गया है ना। आगे देखो, किंतु बड़े व्यवसाय में जहाँ प्रतिदिन अधिक मात्रा में भिन्न भिन्न प्रकार के लेन देन होते हैं, वहाँ केवल रोजनामचा रखना सुविधाजनक नहीं है। ध्यान देना, जहाँ पे अधिक मात्रा में भिन्न भिन्न प्रकार के लेन देन होते रहते हैं, वहाँ पे रोजनामचा रखना
सुविधाजनक नहीं है, मतलब रोज नामचा रखा ही नहीं जा सकता, इनका कहने का मतलब है। ऐसे व्यवहारों में रोज नामचे का विभाजन कर लेन देनों के स्वभाव के अनुसार अलग अलग नाम से पुस्तक रखी जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सहायक बहिया कहते हैं। देखो, रोज नामचा को कई भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिन्हें हम क्या कहेंगे, सहायक बहिया कहेंगे, जिनमें से एक है रोकड़ बही, दूसरा है क्रय बही, तीसरा है विक्रय बही, चौथा है क्रय वापसी, पांचवा है विक्रय वापसी, छठवा है प्राप्य बिल, सातवां है देय बिल, और आठवां है मुख्य रोज नामचा है। ठीक है, तो इस तरीके से रोज नामचा को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जहाँ पे अधिक मात्रा में क्या होते हैं, लेन देन होते हैं, उसके लिए कह रहा है। इसके बाद डायरेक्ट आते हैं इस पॉइंट में, यहाँ पे जो दिया है इसको आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारे टॉपिक क्लियर हो चुका है पहले से, बस आपको इन टॉपिकों को देखना है। तो अगला जो है स्मरण पुस्तिका है। ये स्मरण पुस्तिका क्या होता है, व्यवसाय में सौदे होते ही उसे तुरंत सादे कागज, देखो स्मरण पुस्तिका का मतलब, चलो मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, स्मरण पुस्तिका का कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपका सौदा होता है ना, तो तुरंत आप क्या करते हो, एक रफ कागज लेते हो ना, रफ कागज। तो रफ कागज लेते हो, तो उस रफ कागज में आप पहले उसको लिखते हो। ठीक है, उसे क्या करते हो, पहले आप उसे उस रफ कागज में लिख लेते हो, जिसे हम क्या कहते हैं, स्मरण पुस्तिका कहते हैं। समझ में आ गया, उसी रफ कागज को हम क्या कहेंगे, स्मरण पुस्तिका कहते हैं। हम भूल ना जाएं, जो सौदा हुआ है उसको याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसे एक रफ कार्य में या छोटे से कागज के टुकड़ा में लिख लेते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, स्मरण पुस्तिका कहेंगे, या फिर स्मारक बही, या रफ बुक, या कच्चा जर्नल भी कहते हैं। क्लियर हुआ ये टॉपिक, इसे कहते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, ये भी यहाँ पे बताया गया। तत्पश्चात इस पुस्तिका की सहायता से नकल बही तैयार किया जाता है। किसी भी सौदे को पुस्तकों में लिखना भूल ना जाए, इसी दृष्टि से स्मरण पुस्तिका रखी जाती है। समझ में आ रहा है, जो हम रफ कार्य करते हैं उसको बाद में हम क्या करते हैं, एक अलग से जो हमारे पास पुस्तक होता है, जो बड़े से पुस्तक का बनी कहेंगे, उसे हम रजिस्टर कहते हैं। तो उसमें लिखने के लिए हम पहले ही क्या करते हैं, भूल ना जाए इसलिए उसे एक रफ कार्य में लिख लेते हैं। बाद में फिर हम क्या करते हैं, उसे अपने मेन वाले में इसे लिख दिया जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो हम भी करते हैं ना। आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, पहले एक आपके पास एक रफ कापी रहेगा, और रफ कापी के बाद आपके पास एक फेयर कापी रहेगा। तो इनका कहने का मतलब ये है, स्मरण पुस्तिका का मतलब ये है कि आप पहले रफ कार्य करोगे, बाद में उसको अच्छे से लिख के फेयर में लिख लोगे। इनका कहने का मतलब यही है। ठीक है, समझ में आ गई स्मरण पुस्तिका का मतलब। चलो अगला टॉपिक देखो। देखो, इसके बाद यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक दिया है ना, क्या कह रहे हैं इनको देख लेते हैं। व्यवसाय में हुए अनेक सौदे को याद नहीं रखा जा सकता, अतः जैसे जैसे सौदे होते जाते हैं उन्हें स्मरण पुस्तिका में लिखा जाता है। अभी मैंने बताया ना स्मरण पुस्तिका क्या होता है। स्मरण पुस्तिका के द्वारा नकल बही बनाई जाती है, ये अभी जस्ट इसके बारे में ही चर्चा हमने किया है ना। आगे देखो, नकल बही की जाँच स्मरण पुस्तिका की सहायता से की जाती है, ये भी क्लियर है। एक ही दिन में एक ही व्यक्ति से अगर कई बार सौदे हुए हो, तो इसकी सहायता से प्रविष्ट व्यवस्थित रूप से की जा सकती है। पांचवा टॉपिक क्या है, आवश्यकता पड़ने पर इसे न्यायालय में प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर ऐसा भी होता है कि कई व्यक्ति क्या करते हैं कि ऐसा हमारे साथ सौदा हुआ नहीं है ना, तो झूठ बोलने लगते हैं, तो जो आप नकल बही बनाए हो उसको भी आप दिखा सकते हो, या फिर आपके पास जो फेयर कापी है ना उसको भी आप दिखा सकते हो कि ये सौदे हुआ, इस तिथि में हुआ, इसने ये सामान लिया है और इसका इसमें साइन भी है। तो ये सब क्या होता है, प्रूफ के रूप में होता है। तो इनका कहने का मतलब यही है। अगला देखो, यहाँ पे रोज नामचा या नकल बही का परिभाषा बताया गया, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। चलो इसको भी पढ़ के देख लेते हैं। मेन जो टॉपिक है ये तो परिभाषा से संबंधित रहेगा, यहाँ पे जो लिखा है ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ना, लेकिन मेन जो है वो क्या है, मेन जो है इसका परिभाषा मेन है। फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। जर्नल फ्रेंच भाषा जर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दैनिक बही होता है। जनरल लेखी की प्रथम एवं प्रधान पुस्तक है। व्यापारी अपने समस्त व्यवहारों का लेखा इसी बही में करता है। कभी कभी लेखा करने के पूर्व प्रत्येक व्यवहार को रोज नामचे या स्मरण बही में लिखा जाता है, ताकि कोई सौदा लिखने से छूट न जाए।
अतः दैनिक पंजी हिसाब रखने की पुस्तक है जिसमें प्रत्येक लेन देन का तिथिवार क्रमबद्ध लेखा किया जाता है। रोजनामचे में व्यवहारों का लिखना जर्नल करना कहा जाता है। बस इसमें कुछ खास नहीं दिया है ना, थोड़ा सा हमने पढ़ के आपको बता दिया, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। जब भी इससे प्रश्न आएगा रोजनामचे या नकल बही क्या है, तो इससे संबंधित सिर्फ परिभाषा ही आपको बताना है, जो आगे हमने आपको बता दिया है। अब आगे देख सकते हो परिभाषा जो है ना, अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने हिसाब से यहाँ पे दिया है। तो जो जो अपने अपने हिसाब से दिया है इनको देख लेते हैं, ठीक है। जिन जिन लोगों ने अपने अपने हिसाब से दिया है, जब एग्जाम में परिभाषा आपसे पूछा जाएगा तो अगर कहता है कि MJ किलर के हिसाब से बताना, तो सेम टू सेम आपको ऐसे ही बताना है, सेम टू सेम, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि श्री कार्टर के अनुसार बताना है, तो आपको सेम टू सेम इन्होंने जो कहा है उसी के हिसाब से आपको परिभाषा देना है, ठीक है, जनरल की परिभाषा। और अगर MC कॉपर के हिसाब से पूछेगा तो इसी के हिसाब से सेम टू सेम बताना है, ठीक है। कहीं से भी आप अलग से लेकर नहीं आ सकते, उसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो चलो देखते हैं MJ किलर के शब्दों में जनरल है ना, इसके बारे में बताया गया है। तो क्या होता है, रोजनामचा एक वैसायिक अभिलेख है जिसमें मूल रूप से व्यवहारों को व्यवहारों को लिखा जाता है, कह रहा है, तथा जिसमें समस्त व्यवहारों को व्यवस्थित रूप से तथा तिथि क्रम में एक स्थान पर प्रस्तुत किया जाता है। फिर कार्टर क्या कहता है, कार्टर के अनुसार जनरल या दैनिक अभिलेखों या अभिलेख प्रारंभिक लेखे की प्रथम पुस्तक है जिसमें स्मारक बही या कच्ची बही से व्यवहार उतारते हैं। इन व्यवहारों का तिथिवार क्रमानुसार डेबिट व क्रेडिट में वर्गीकृत कर संक्षिप्त ब्यौरा सहित दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार लेखा किया जाता है, जिससे उसको लेजर में सुविधा अनुसार लिखा जा सके। इसके बाद देखो SC कॉपर के अनुसार जनरल वह बही है जो सौदे को इस प्रकार छांटने या वर्गीकरण करने के प्रयोजन से रखी जाती है ताकि बाद में सुविधापूर्वक उनकी प्रविष्टि खाता बही में की जा सके, ठीक है। इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे दिया है ना, ये इसका दूसरा है। अथवा में अगर आप लेना चाहते हो तो ये सरल है, तो इसको भी आप याद कर सकते हो। तो या तो आप इसको याद करो, ठीक है, ये ऊपर वाला, या तो आप इसको याद करो, ठीक है। दोनों में से एक को कर सकते हो, दोनों एक ही है। अब आते हैं 4.3 पे। 4.3 नकल बही की आवश्यकता तथा महत्वपूर्ण। तो नकल बही की आवश्यकता क्यों होता है और ये महत्वपूर्ण क्यों है, चलो इनको देख लेते हैं। तो इनको कुछ बिंदु पॉइंट के हिसाब से बताया गया है। यहाँ पे ये पूरा बिंदु पॉइंट देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है ना, 10 बिंदु पॉइंट है। इन्हीं 10 बिंदु पॉइंट को पढ़ेंगे। तो पहला है मूल रूप में सौदे की संपूर्ण जानकारी रखना। प्रत्येक सौदे का मूल रूप में लेखा रखना सौदे की सत्यता की जांच के लिए आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति नकल बही रखकर की जा सकती है, क्योंकि नकल बही में प्रत्येक लेन देन को तिथिवार क्रम से लिखा जाता है। दूसरा है खाता बही की सहायता। नकल बही में किए गए लेखों के आधार पर खातों का वर्गीकरण किया जाता है। तत्पश्चात खातों में संबंधित व्यवहार की खतौनी की जाती है। इस तरह नकल बही के आधार पर खाता बही का कार्य निर्भर करता है। तीसरा है सौदे का संक्षिप्त ब्यौरा। नकल बही में प्रत्येक सौदे की प्रविष्टि करने के बाद प्रत्येक सौदे का संक्षिप्त विवरण भी लिखा जाता है। अतः कम समय में किसी भी सौदे की जानकारी सरलता से प्राप्त की जा सकती है। चौथा है नामे तथा जमा का ज्ञान। नकल बही से यह ज्ञात हो जाता है कि किस खाते को कितनी रकम से नामे और कितनी रकम से जमा मतलब क्रेडिट किया गया है। पांचवा है दैनिक व्यवहारों का ज्ञान। नकल बही से किसी विशेष दिन में संपन्न हुई व्यवहारों की जानकारी सरलता से प्राप्त की जा सकती है। छठवां पॉइंट है लेखों की जांच करने में सुविधा। नकल बही में प्रत्येक सौदे का तिथिवार क्रम से लेखा किया जाता है तथा उसी क्रम से सौदों से संबंधित बीजक व रसीदों का भी फाइल में सुरक्षित
रखा जाता है, अतः आवश्यकता पड़ने पर बीजक की सहायता से लेखों की सत्यता की जांच की जा सकती है। 7वां, विवाद को हल करने में सहायक, नकल बही में की गई प्रविष्टियों की सहायता से किसी भी व्यापारिक विवाद को सरलता से हल किया जा सकता है, क्योंकि नकल बही में की गई प्रविष्टियों को अधिक अच्छा साक्ष्य माना जाता है। 8वां है, त्रुटियों को ढूंढने में सहायक, नकल बही में समान राशि से नाम व जमा की प्रविष्टि की जाती है, अतः एक पक्ष की त्रुटि को दूसरे पक्ष की सहायता से शीघ्र ही ढूंढा जा सकता है। 9वां है, अन्य आवश्यक प्रविष्टियों को लिखने की सुविधा, वर्ष के प्रारंभ व अंत में खातों के शेष लाने व उनको अंतरित करने के लिए कुछ आवश्यक प्रविष्टियां की जाती हैं। ये प्रविष्टियां भी नकल बही में ही की जाती है। 10वां है, अंकेक्षण के लिए प्रमाण, जब अंकेक्षण किसी व्यवहार का सत्यापन करना चाहता है तो नकल बही में की गई प्रविष्टि ही उसे संतुष्ट करने में सहायक होती है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो बचा है उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।